हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले भाग में हमने देखा कि राजस्थान में एक तो राजस्थान का नामकरण देखा हुआ, राजस्थान को किस किस नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, क्या क्या नाम विद्वानों के द्वारा इस प्रदेश को दिया गया है, तथा उसमें हमने सभ्यता में भी देखी, जैसे कालीबंगा, बेराट, आहड़, गिलुंड, भीनमाल। ये सारी सभ्यताएं हमने उस पहले भाग में हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम दूसरे भाग में हम देखेंगे राजस्थान के जनपद, जिसमें हम देखते हैं राजस्थान के जनपद। तो राजस्थान के जनपद बौद्ध ग्रंथ अगुतर में निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जो बौद्ध ग्रंथ है अगुतर, उसमें निकाय से अगुतर निकाय से हमें 16 राजस्थान में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, मतलब भारत में। तो उनमें से राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे, तो राजस्थान में एक था मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद। अब मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी लेते हैं कि आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में मत्स्य जाति का प्रयोग मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। मतलब राजस्थान के प्रदेशों में हम अगर जनपदों में देखें तो मत्स्य जनपद सर्वप्रथम इसका ऋग्वेद में मिलता है, तो इसलिए इसकी प्राचीनता का प्रतीक है, ऋग्वेद में इसकी उल्लेख मिलता है। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण कोशित की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखें तो इस प्रदेश में राजपूत राजाओं ने शासन किया था। तो राजपूत कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। के बाद भारत की राजनीति एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूतों की या जो हमारे भारत में जो एकता थी, राजनीतिक एकता थी, वो समाप्त होने लगी थी। इसमें आगे स्मिथ महोदय ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद, जो राजपूत राजा है वो कहाँ से आए, तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। मतलब स्मिथ लिखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों का जब तक आधिपत्य हुआ था 12वीं शताब्दी तक, तब तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए थे कि इस युग को 7वीं के मध्य के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा गया है। अगला एक यात्री आता है, चीनी यात्री हवेंगसांग। हवेंगसांग आया था हर्षवर्धन के समय, और इन्होंने यहाँ के राजाओं को कहीं तो क्षत्रिय कहा है और कहीं राजपूत लिखा है। अपनी पुस्तकों में इन्होंने, हवेंगसांग ने, चीनी यात्री ने, कहीं तो राजाओं को क्षत्रिय लिखा और कहीं पर राजपूत लिखा है। आगे हम देखते हैं कि राजपूतों के बारे में और क्या क्या कथन मिलता है। भाई, राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान मानने वाले कौन कौन से विद्वान है, जैसे डॉक्टर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण मतलब राजन्य वर्ण की संतान मानते हैं। मतलब प्राचीन काल में जो क्षत्रिय हुए उनकी संतान किनको मानते हैं, राजपूतों को मानते हैं। जबकि एक मत चलता है अग्निकुंड का मत, अग्निकुंड का मत जो दिया चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज तृतीय, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था चंद्रप्रदाय। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उनमें उस पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। अग्निकुंड मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए गए थे, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। किन किन की उत्पत्ति हुई थी? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान, ये हुई थी मुनि वशिष्ठ द्वारा एक अग्निकुंड यज्ञ किया गया था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। लेकिन आज के मत में ये मत प्रचलित नहीं हो सकता कि अग्निकुंड से यानी यज्ञ के कुंड से भी योद्धाओं की उत्पत्ति की जा सकती है, हो सकती है। आगे कुछ विद्वानों ने बताया कि जो राजपूत है उनको ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी कईयों ने बताया, जैसे डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। मतलब ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले हैं डॉक्टर D R भंडारकर। और गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुइलों को नागर जाति के ब्राह्मण, एक ब्राह्मण हुए नागर जाति के, उन गुहे दत्त का वंशज बताया है गुइलों को, मेवाड़ के गुइलों को। और महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में टीका लिखी थी उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर। उस टीका में स्वीकार किया है कि गुइलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान बता माना है उन्होंने भी।
तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि ब्राह्मण, ये जो राजपूत है, जो मेवाड़ के गुइल राजपूत है, ये ब्राह्मण गुहेदत्त के वंशज है। और डॉक्टर D.R. भंडारकर भी मानते हैं कि ये नागर ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति बताते हैं। कुछ विद्वान जो विदेशियों से भी संतान मानते हैं, विदेशियों की संतान मानते हैं राजपूतों को, उनमें हम देखते हैं जैसे कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है, शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है। जबकि V.A. स्मिथ एक विद्वान है, उन्होंने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। मतलब अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किया है कि इन्होंने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया है, कि इन्होंने विदेशियों की संतान बताया है। किसी विद्वान ने हमें बताया है कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है। और एक विद्वान है डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती जो चंद्र बरदाई ने बताई है पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ में, कि राजपूतों की युक्ति अग्निकुंड मुनि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ अग्निकुंड यज्ञ से इनकी उत्पत्ति बताई है। ये आज के प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल में क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। मतलब जो क्षत्रिय है, प्राचीन काल में जो क्षत्रिय हुए थे, उनकी परंपराएं, जो भी उन्होंने परंपराएं चलाई थी, उन परंपराओं को बनाए रखने में सहयोग देने वाले थे, या उनकी तरह उन्होंने भी शासन किया है कि इन्होंने राजपूतों ने। राजस्थान के राजपूत, राजस्थान में कौन कौन से राजपूत हैं? राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का हम परिचय देखते हैं, जिसमें हम प्रारंभ करते हैं। पहला गुहिल। गुहिल एवं इस वंश के प्रमुख शासक, मतलब गुहिल वंश ने शासन कहाँ पर किया था? गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। कौन क्षेत्र में? मेवाड़ में। और मेवाड़ आज वर्तमान में मेवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं हम? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता? मेवाड़। और इस मेवाड़ में शासन करने वाले कौन सा वंश था? गुहिल। और इस गुहिल वंश का नामकरण पड़ा था, इनका एक शासक हुआ था, प्रारंभिक शासक गुहिल, या जिनको कहते हैं गुहादित्य। अब गुहिलों के बारे में कुछ विद्वान मत देते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति किससे हुई। तो अबुल फजल कहते हैं कि ईरान का एक शासक हुआ है नौशेका, उनसे संबंधित मानते हैं मेवाड़ के गुहिलों को। अगला कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। मतलब ये गुहिल जो है वल्लभी के शासकों की संतानें है, उनसे संबंधित इनको मानता है। मुनोट नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा, इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन है? मुनोट नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के आसपास गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतिष्ठित जो शासक बना वो थे बप्पा रावल। बीच में और भी शासक बने, लेकिन मेन अगर प्रतिष्ठित शासक बताए भाई, गोहिल ने स्थापना की थी गोहिल वंश की, और उसके बाद कोई प्रतिष्ठित शासक बना था, वो होता है बप्पा रावल। तो आगे हम गुआदित्य के बाद या गोहिल के बाद में पढ़ते हैं बप्पा रावल। मतलब मेन शासक, वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश का बप्पा रावल को माना जाता, क्योंकि इनकी जानकारी ज़्यादा मिलती है हमें, गोहिल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है इतिहास में। बप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य। राज प्रशस्ति के अनुसार, जो महाराजा राज सिंह के समय लिखवाई गई थी राज प्रशस्ति, इनको लिखने का काम किया था रणछोड़ पर तेलंग ने। तो इस राज प्रशस्ति के अनुसार माना जाता है कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक था एक मुआनमोरी, उसको परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला व्यक्ति राजा थे बप्पा रावल। उन्होंने मुआनमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और अपनी राजधानी बनाई थी उन्होंने नागदा में। कैलाशपुरी में उन्होंने एक मंदिर बनाया था एकलिंग जी का, लकुलिस महाराज का। इनके गुरु थे हारित ऋषि के आराध्य देवते एकलिंग नाथ जी का मंदिर उन्होंने कैलाशपुरी में मंदिर का निर्माण करवाया था। और एकलिंग नाथ जी गोहिल वंश के कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम मिलता है वैसे काल भोज। इनको बप्पा रावल तो उपाधि दी गई थी, पुकारते बप्पा के नाम से, इसलिए इनको कहते बप्पा रावल। और कौन मानता है ये? GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का अनुसार मानना है कि वो उनका वास्तविक नाम था काल भोज। एक विद्वान हुए सीवी वैद्य ने इनकी तुलना की है। एक फ्रांसीसी सेनापति हुए चार्ल्स मार्टेल से इनकी तुलना की है, बप्पा रावल की तुलना। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किनसे की है? चार्ल्स मार्टेल। ये फ्रांसीसी सेनापति हुए हैं, जिन्होंने यूरोपीय कंट्रीज़ में जो
मुस्लिम आक्रांत है उनको रोका था, और भारत में इनको रोकने का प्रयास सर्वप्रथम करने वाले थे बप्पा रावल। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने इनको भारत में अधिकार करने से रोका था। और उसी प्रकार चार्ल्स मार्टे ने अपने देश फ्रांस में, उधर फ्रांस की तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्होंने, वहाँ चार्ल्स मार्टे ने मुस्लिम आक्रांतों को रोका था। तो इसलिए इनकी तुलना की जाती है चार्ल्स मार्टेल के साथ। बप्पा रावल के बाद एक राजा आते हैं जिनका नाम है जेतर सिंह। जेतर सिंह बीच में, बप्पा रावल के बाद में एक शासक हुए शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के समय क्या हुआ, चित्तौड़ को परमारों ने छीन लिया था। तो जेतर सिंह के समय, जेतर सिंह ने वापस, इनका शासनकाल है 1213 से 1253 के मध्य, परमारों से चित्तौड़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किन्होंने बनाया था, जेतर सिंह ने। फिर हम बात करें जेतर सिंह ने, और जेतर सिंह 1227 में इनका युद्ध किया, इन्होंने युद्ध लड़ा था भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के गुलाम वंश के एक सुल्तान थे इल्तुतमिश, इसकी सेना को परास्त किया था। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो एक विद्वान हुए जय सिंह सूरी, उनका ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, मतलब हमीर का मद यानी घमंड को खत्म करने वाले कौन थे, जेतर सिंह। इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि जेतर सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में किसको परास्त किया था, दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। और यहाँ हमीर का मतलब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हमीर से तात्पर्य यहाँ इल्तुतमिश से है, मतलब इल्तुतमिश का मद मर्दन यानी घमंड का चूर करने वाले, घमंड को तोड़ने वाले कौन थे, जेतर सिंह। दिल्ली के गुलाम वंश, जीएच ओझा ने कहा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन हुए, जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। जब दिल्ली में गुलाम वंश की सत्ता थी उस समय, उनके सुल्तानों के समय, उस समय गुलाम वंश के जो सुल्तान थे उनके समय जो मेवाड़ में राजा हुए थे ना, तो सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह को बताया है। और क्यों बताया, क्योंकि जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। इतने वीर राजा हुए थे जेतर सिंह, तभी तो दिल्ली के सुल्तान को भी हराया था, उसकी सेना को भी हराया था इन्होंने 1227 में भूताला के युद्ध में। अगले एक राजा हुए रतन सिंह। रतन सिंह 1302 और 1303 के मध्य रतन सिंह राजा बनते मेवाड़ के। और इनके समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में इन पर आक्रमण करता है। आक्रमण के कुछ कारण माने जाते हैं, जैसे एक कारण मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में एक ग्रंथ लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है पद्मावत। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण बताया जाता है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। और भी कई कारण थे, जैसे साम्राज्य को विस्तार करना, ये अलाउद्दीन खिलजी का था। और एक कारण ये मलिक मोहम्मद जायसी ये बताते हैं कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना भी एक कारण बताया जाता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का। अब यहाँ देखते हैं कि रतन सिंह के सेनापति, उस समय रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, जो इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था उस समय। और इस आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रावल रतन सिंह के समय, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती, तो इस युद्ध की हमें जानकारी एक ग्रंथ है अमीर खुसरो का। अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी विद्वान था अमीर खुसरो, उसका ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह। इस खजाइन उल फुतूह में इसकी जानकारी हमें मिलती है, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था जो 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक, जब चित्तौड़ जीत लिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक अपने पुत्र था इसका एक खिजरगांव नियुक्त किया। और खिजरगांव नियुक्त करके इसने चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर दिया था। अगला राजा है रावल रतन सिंह, जो है मेवाड़ के गुइल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। मतलब इनके बाद रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के साथ ही मेवाड़ की जो रावल शाखा है इसकी समाप्ति हो गई थी। बाद में एक नई शाखा आई थी सिसोदिया शाखा, गुइल वंश की नई शाखा उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम था सिसोदिया, क्योंकि अगला जो राजा है वो सिसोदा एक जागीर थी, एक ठिकाना था मेवाड़ का, वहाँ था सिसोदा। सिसोदा का एक राजा हुआ, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे हमीर ने 1326 ईस्वी में, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था। बाद में लगभग 23 साल बाद में अमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना की थी मेवाड़ में। और सिसोदा का जागीर होने के कारण, कौन, अमीर, सिसोदा का जागीर होने के बाद इस वंश को कहा गया सिसोदिया। और आगे के राजाओं ने भी सिसोदिया शब्द का प्रयोग किया था अपने कुल के लिए।
उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे। और हमीर को हम कहते हैं मेवाड़ का उद्धार, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया था, इसलिए उन्हें मेवाड़ की उद्धार की संज्ञा इनको दी जाती है, उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। और इनको एक नाम दिया विषम घाटी पंचानन, मतलब विषम घाटी यानी विकट आक्रमणों में पंचानन यानी सिंह के सदृश जो कार्य करे, इसकी संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। इनको राणा कुंभा ने वीर राजा भी कहा है। एक युद्ध लड़ा था इन्होंने, राणा अमीर ने एक युद्ध लड़ा था सिंगोली के युद्ध में, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था इन्होंने। दिल्ली का सुल्तान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी सेना को सिंगोली के युद्ध में इन्होंने परास्त किया था। राणा अमीर के बाद में महत्वपूर्ण राजा हुए एक महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का शासनकाल देखिए 1382 से 1421 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। 1382 से 1421 के मध्य। तो महाराणा लाखा के समय क्या होता है कि मारवाड़ का एक राजा था राव चूड़ा, उसका एक बेटा था रणमल, बेटी थी हंसाबाई। तो हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ से पंडित गए थे महाराणा लाखा के पास। वो लेके तो गए थे उनके पुत्र चुंडा के लिए या चूड़ा के लिए, लेकिन वहाँ मजाक में ऐसी बात चल जाती है और फिर ये सगाई होती है इनकी, विवाह होता है हंसाबाई के साथ। और हंसाबाई मारवाड़ ने एक शर्त रख दी कि हंसाबाई का पुत्र ही राजा बनेगा, तभी हम विवाह करेंगे हंसाबाई का। और इस बात को चुंडा ने मान लिया था कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी का त्याग कर दूंगा, इसलिए इनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि ये राजा नहीं बने थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा लाखा के। और फिर महाराणा लाखा की विवाह होता है हंसाबाई से, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ विवाह होता है और इनका पुत्र था मोक्कल, बाद में मोक्कल राजा बनता है। तो इनका पुत्र जो चुंडा था उसने प्रतिज्ञा ले ली थी भाई मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए इनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता। और इन्हीं के वंश आगे चलकर चुंडावत कहलाए थे। इनके समय जावर माइन से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था। और इनके समय एक व्यक्ति बंजारा हुआ था, पिछू बंजारे, उन्होंने एक पिछोला झील का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि उनके बेल की याद में, उनका एक बेल मर गया था पिछू बंजारे का, उसकी याद में उन्होंने पिछोला झील का निर्माण कराया था उदयपुर में महाराणा लाखा के काल में। अगले राजा हुए महाराणा लाखा के पुत्र और हंसाबाई। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था मोक्कल राजा बनते हैं। मोक्कल 1421 से 1433 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। 1421 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1433 में इनकी मृत्यु हो गई थी मोक्कल की। तो महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र थे और इनका संरक्षक किसको नियुक्त किया गया था? चुंडा को नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये छोटे थे जब महाराणा लाखा की मृत्यु हुई थी, तब ये छोटे थे, इसलिए इनका संरक्षक नियुक्त किया गया चुंडा को। लेकिन हंसाबाई चुंडा पर संदेह करती रहती थी, इसलिए चुंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू यानी मालवा चले गए थे इधर। 1433 में क्या होता है कि 1433 में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मैपा कुंवर के साथ मिलकर हत्या कर दी थी किनकी? महाराणा मोक्कल की। तो 1433 में महाराणा मोक्कल की मृत्यु होने के बाद अगला राजा बनते हैं इनका पुत्र महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इनका राज्याभिषेक हुआ था 1433 में और ये मृत्यु हुई थी 1468 ईस्वी में। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। और 1437 ईस्वी में कुंभा ने युद्ध लड़ा था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बनाया था इन्होंने। और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने किसका निर्माण किया था? विजय स्तंभ का। और सारंगपुर के युद्ध में किसको पराजित किया था? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, मतलब जोधा से मंडोर छीन लिया था, परंतु बाद में ये संधि हो जाती है मारवाड़ के जोधा के साथ और मेवाड़ के कुंभा, इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। और किसकी मध्यस्थता से? तो हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। और इस संधि के उपलक्ष्य में क्या होता है? मारवाड़ को मंडोर दे दिया जाता है, मारवाड़ दे दिया जाता है जोधा को। और उस समय एक संधि होती है आवल बावल की संधि। और मारवाड़ का जो राजा था राव जोधा, उसकी पुत्री और महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह किया जाता है, उनके मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया जाता है। अगला कुंभा के समय एक घटना और होती है। 1456 ईस्वी में क्या होता है कि मालवा का जो महमूद खिलजी प्रथम है, उससे 1437 में इसको पराजित किया था कुंभा ने। तो उसी हार को बदला लेने के लिए
और एक गुजरात के कुतुबुद्दीन, इनके बीच एक संधि होती है, चंपानेर की संधि, जो होती है 1456 में। इन दोनों के बीच संधि होती है। संधि ये होती है कि हम मेवाड़ के कुंभा पर आक्रमण करेंगे और राज्य को क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। लेकिन 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो गए। सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि महाराणा कुंभा ने कूटनीति के साथ इनके साथ युद्ध किया था और इन दोनों को पराजित कर दिया था। अगला, कविराज श्यामलदास कुंभा को मेवाड़ के 84 जो दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। मतलब महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के लगभग 84 दुर्ग है मेवाड़ में, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माता अकेले कौन थे? महाराणा कुंभा थे। और कुंभलगढ़ दुर्ग भी महाराणा कुंभा के समय बनाया गया था, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। और इसका प्रमुख जो शिल्पी था वो थे मंडन। कौन थे? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। जैसे एक ग्रंथ है इनका संगीत राज, एक है संगीत मीमांसा, एक है सूड प्रबंध। इनके प्रमुख ग्रंथ है महाराणा कुंभा के। अगला, कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या तथा गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। कुंभा ने एक तो चंडी शतक की व्याख्या लिखी थी, दूसरे गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। जो बड़े ग्रंथ है उन पे जो कार्य किया जाता है, उन पर जो लेखन लिखा जाता है उसको हम टीका कहते हैं। तो इन्होंने टीका लिखी थी, तो चंडी शतक की व्याख्या लिखी थी, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिखी थी। इनके काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ था। अब इनकी उपाधियाँ कौन सी है? तो महाराणा कुंभा की उपाधियाँ महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में कुंभा को एक रोग हो गया था, उन्माद रोग। कौन सा रोग हो गया? उन्माद। और इनके पुत्र उद्दा ने इनको 1468 में इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता जो है इनका पुत्र उद्दा है, क्योंकि इन्होंने कुंभा की हत्या कर दी। अगले उनके बाद अगर हम आगे देखें तो महाराणा कुंभा के बाद राजा बनते हैं रायमल, और रायमल के बाद राजा बनता है उनका पुत्र राणा सांगा। तो सांगा के बारे में कुछ बातें देखते हैं। सांगा राजा बना था 1509 ईस्वी में। उनकी मृत्यु हुई थी 1528, 19 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु होती है। और ये राज्याभिषेक होता है इनका 1509 में। राणा सांगा 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और 4 भाई थे वैसे। पृथ्वीराज इनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। इनके साथ संघर्ष करने के बाद ये 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर प्राप्त होती है। पृथ्वीराज सिसोदिया ये वही है जिनको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इतिहास में राणा सांगा को जाना जाता है हिंदूपत के रूप में, हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा था 1517 में। राणा सांगा ने खातौली जो कोटा में पड़ता है इसके युद्ध में, खातौली के युद्ध में किसको? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा था राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ, बाड़ी धौलपुर में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था 1518 ईस्वी में। 17 में इन्होंने युद्ध लड़ा था खातौली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। दूसरा बाड़ी धौलपुर में पड़ता है, इस युद्ध में भी उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था, जो 18 में लड़ा गया था। ये 19 में इन्होंने गागनौन का युद्ध भी लड़ा था। अगला 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर किसने अधिकार कर लिया था? बाबर ने। पहले इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश था, फिर आ गया था बाबर, मुगल वंश आ गया था। आगरा पर अधिकार मुगलों का हो गया था, तो 1526 में कर लिया। फिर इनके बीच युद्ध होता है मुगलों और महाराणा मेवाड़ के बीच। मानो महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था, और बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 को। फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था। बाद में बाबर वापस आया और वापस एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और विजय होने का कारण था एक तो बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, एक तुलगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई थी, क्योंकि राजपूत, मेवाड़ के राजपूत तोप खाने का प्रयोग नहीं जानते थे, उस समय तोपें इतनी प्रचलित नहीं थी। तो इस युद्ध में बाबर की विजय होती
बाद में 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इन्हीं के जो सरदार है या इन्हीं में से किसी ने इनको जहर दे दिया था, विष देने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है। पहले मैंने 19 जनवरी बताया, 19 जनवरी मृत्यु होती है। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी, आगे हम देखेंगे। 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है। और सांगा की जो समाधि है ये मांडलगढ़ में, अंतिम संस्कार इनका मांडलगढ़ में किया गया। सांगा की समाधि जो है मांडलगढ़ में, मृत्यु हुई थी इनकी बसवा दोसा में। सांगा की मृत्यु के बाद राजा बनता है अगला रतन सिंह। रतन सिंह 1528 में राजा बनता है और 1531 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1531 में राजा बनता है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है। और विक्रमादित्य के बाद में मृत्यु हो जाती है। विक्रमादित्य को बनवीर होता है, बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और उसके बाद में राजा बनते हैं उदय सिंह 1537, और 72 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब राणा उदय सिंह जो हम कहानी में पढ़ते हैं पन्नादाय, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। मतलब बनवीर जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, लेकिन पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह सुला दिया था। और इनको राजा उदय सिंह जब राजकुमार थे उस अवस्था में राजकुमार उदय सिंह को यहाँ से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया था, वहाँ भेज दिया था। और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर वहाँ मार दिया था। तो इन अपने पुत्र का बलिदान देके पन्नादाय ने किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले में रखा गया था। और मालदेव जो मारवाड़ के राजा थे उनके सहयोग से 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। बाद में ये वापस चित्तौड़ को जीतते हैं और चित्तौड़ पर शासन करते हैं। 1559 ईस्वी में एक इन्होंने नगर बसाया था, उदयपुर नगर बसाया था, और उससे अपनी राजधानी बनाया था 1568 में। और उन्होंने क्या काम करवाया? उदय सागर झील बनाई, मोती मगरी के ऊपर उन्होंने सुंदर महलों का भी निर्माण करवाया था, कि उन्होंने महाराणा उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने। अगला राणा उदय सिंह के समय हम देखें तो उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया था। अक्टूबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उदय सिंह किले का जो कार्यभार है वो अपने विश्वसनीय सेनापति है जो जयमल और पत्ता इनको सौंप करके पहाड़ी में चला जाता है, उदयपुर की तरफ चले जाते हैं। और किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता सिसोदिया ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जयमल ये मेड़ता के थे इसलिए इनको कहते हैं जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इतने शानदार तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने जयमल और पत्ता इन दोनों की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। इतनी शानदार तरीके से ये युद्ध लड़ते हैं। अगले महाराणा प्रताप उदय सिंह के बाद राजा बनते हैं उनके पुत्र महाराणा प्रताप 1572 में राजा बनते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। बादल महल है कुंभलगढ़ में, बादल महल की एक जूनी कचहरी के जनाना महल में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में प्रताप का जन्म हुआ था। और इस संवत में देखें 1597 में इनका जन्म हुआ था। अगले ये जब राजा बनते हैं तो 1572 ईस्वी में प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे। 1572 ईस्वी में ये कहाँ के बने थे? मेवाड़ के राजा बने थे। और इनका जन्म होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 विक्रम संवत को इनका जन्म होता है कुंभलगढ़ में। और अगर हम विक्रम संवत के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 में, और अगर इसमें हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। 1572 में ये राजा बनते, मेवाड़ के शासक बनते। वैसे इनके पिता राणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जो मेवाड़ी सरदार हैं इन्होंने जगमाल को स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठाया था। बाद में पहले भी मुगलों ने आक्रमण किया था 1567 में, चित्तौड़ को इनसे छीन लिया था, चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को छीन लिया था। बाद में मुगलों से परेशान थे तो मुगलों से बचकर ये युद्ध का प्रबंध करने के लिए उन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया था और वहीं पर अपनी युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। अकबर ने भी इनके साथ संधि करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझौता नहीं किया था अकबर के साथ। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझौते के लिए भेजे। 1572 से 1576 के बीच 4 शिष्टमंडल भेजे थे।
जिनमें मुख्य था जलाल का सर्वप्रथम, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडर। इन चार को कंटिन्यू उन्होंने महाराणा प्रताप समझौते के लिए भेजा था 1572 से 1576 के बीच। फिर 1576 में होता है युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचता है और अजमेर आकर मान सिंह को मेवाड़ अभियान का क्या करता है, नेतृत्व सौंपता है। और 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध में प्रताप की सेना के घुड़सवार जो थे उनका नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूर ने किया था। घुड़सवारों को नेतृत्व इन्होंने क्या, पठान सेनापति थे हकीम का सूर ने। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जाला बीदा, जिनका एक सरदार था जाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया, युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे जाला बीदा। अब इस युद्ध को जैसे 18 जून 1576 को मानते हैं, कुछ विद्वान इसको 21 जून 1576 को इस युद्ध की तारीख मानते हैं। अब कुछ विद्वान इस युद्ध को कहा, जैसे अबुल फजल ने कहा इसको खमनोर का युद्ध, खमनोर के पास लड़ा गया था। बदायूं कहा ने कहा गोगुंदा का युद्ध, पास में गोगुंदा इसलिए इसको गोगुंदा युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि यहाँ मिट्टी जो हल्दी के रंग की है, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसको एक और नाम दिया जेम्स टोड ने, मेवाड़ की थर्मोपली और हल्दी घाटी का युद्ध करने वाले कर्नल जेम्स टोड। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खां को भेजा, बाद में अब्दुल रहीम खाने का नाम भेजा के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, असफलता ही मिली। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर नामक चौकी पर आक्रमण किया। 1582 में और एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल अधिकारी एक था सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से मार गिराया था। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसको कहा था मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ की थर्मोपली कहा था उसने, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा, क्योंकि वो बार बार असफल हो रहा था, इसके बाद में उसने हार मान ली। लास्ट उस अंतिम अभियान भेजा था 1584 में जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। 1584 1585 के बाद उन्होंने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा था महाराणा प्रताप के खिलाफ। 1585 से लेकर 1597 के मध्य महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति अपनाई और उसके तहत जो मेवाड़ के क्षेत्र थे, एक चित्तौड़ और मांडलकोट छोड़कर शेष राज्य पर पुनः उन्होंने अधिकार कर लिया था। मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया था। सिर्फ दो क्षेत्र बच गए थे, दो किले बच गए, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक मांडलगढ़। अगला इन्होंने 1552 को अपनी राजधानी बनाया था। 1585 में इन्होंने 52 को अपनी राजधानी बनाया था। इनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। उनके दादाजी थे महाराणा सांगा, इनकी मृत्यु होती है 30 जून 1528 को। और महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है चावंड के पास एक जगह पड़ती है बारडोली नामक गांव में, और यहाँ उनकी छतरी बनी हुई है बारडोली में। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई हो। मतलब महाराणा प्रताप की अरावली के लगभग क्षेत्रों में उन्होंने युद्ध लड़े हैं, लगभग क्षेत्रों में उन्होंने मुगलों को खदेड़ा है, हर घाटी क्षेत्र में वो रहे हुए हैं और वहाँ कहानियाँ, हर क्षेत्र में उनकी कहानियाँ चलती है। उनकी उज्ज्वल विजय की पराजय से पवित्र न हुई हो, मतलब महाराणा प्रताप ने वहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े, मुगलों के साथ छापामार युद्ध लड़े थे, इसलिए इन्होंने कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। अगले राजा अमर सिंह। अमर सिंह 1597 में शासक बनते हैं। राणा अमर सिंह 1597 में शासक बनते हैं और 1620 तक शासक रहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद। अमर सिंह 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम, मतलब जिसको बाद में शाहजहाँ कहा गया, मेवाड़ अभियान को नेतृत्व सौंपा था। और जब शाहजहाँ वहाँ मेवाड़ अभियान पर गया तो उन्होंने वहाँ आगजनी कई घटनाएं की। इससे परेशान होकर इस फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। महाराणा अमर सिंह मुगलों के साथ संधि कर लेते। फिर एक राजा आते हैं जिनका नाम महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1652 में शासक बनते हैं, 1680 तक शासक रहता है इनका। मृत्यु इनकी 1680 में होती है। औरंगजेब जब राजा बना था तो औरंगजेब ने राज सिंह को एक तो 6000 जात और
सवार का वंश भी प्रदान किया था। लेकिन इनके बीच महाराणा रावराज सिंह और औरंगजेब के बीच अनबन का कारण बनी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता, लेकिन किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो थी वो राज सिंह से विवाह करना चाहती थी और राज सिंह ने इनके साथ विवाह कर लिया था। इसी कारण फिर औरंगजेब उनके साथ अप्रसन्न हो गया और औरंगजेब ने, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, लेकिन चारुमती से विवाह करके राज सिंह ने 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया था। मुगल मारवाड़ संघर्ष चिन्ह और महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। वैसे मुगलों और मारवाड़ के बीच में संघर्ष चल रहा था, जिसमें महाराणा राज सिंह ने किनका साथ दिया था? राठौड़ा का साथ दिया था। मारवाड़ अजीत सिंह का साथ दिया था इन्होंने, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह का इन्होंने साथ दिया था। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे पहले राज सिंह कुछ काम करते हैं। एक अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया था। इस झील के किनारे नौचौकी नामक स्थान पर इन्होंने एक प्रशस्ति लिखाई, जिसका नाम राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखवाया था। तो राज प्रशस्ति में इन्होंने प्रारंभ से लेकर राज सिंह तक की राजाओं का उल्लेख मिलता है। राज प्रशस्ति, इसकी भाषा है संस्कृत, इसको लिखा था रणछोड़ पंडित और ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। विश्व की या संसार की सबसे बड़ा शिलालेख है। इतनी बड़ी राज प्रशस्ति एक साथ लिखी हुई है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, मतलब शिलालेख पर लिखी हुई प्रशस्ति है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में राज जनपद काल के बारे में देखा। भाई राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे में हमने देखा कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उसमें हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। उनमें से एक जनपद था महाजनपद, जो जनपदों में था वो था मत्स्य जनपद, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कौशिक की ब्राह्मण में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। फिर हमने और बात की तो हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन क्या मानते हैं। तो इसमें हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखा। कोई विद्वान ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानता है, कोई अग्निकुंड से मानता है, कोई सूर्य चंद्र से उत्पत्ति मानता है, कोई वैदिक आर्य संतान बताता है। तो इस प्रकार हमने उनकी उत्पत्ति की। फिर हमने देखा मेवाड़ का गुहिल वंश। गुहिल वंश में हमने देखा कि गुहिलों ने शासन किया था मेवाड़ आज वर्तमान में हम देखें चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र। और ये जो गुहिल वंश है, नाम किसके आधार पर पड़ा? तो गुहिलों में एक राजा हुआ, पहला राजा उनका हुआ था गुहादित्य, उन्हीं के नाम पर गुहिल या गुहादित्य के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा गुहिल वंश। और गुहिल वंश में प्रतापी गुहिल के बाद में जो राजा प्रतापी हुए थे वो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल हम मानते हैं। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मेवाड़ के जो चित्तौड़ में एक राजा था मानवरी, उसको परास्त कर चित्तौड़ को अधिकार किया था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को राजधानी बनाई थी। तो इनका वास्तविक नाम माना जाता है कि कालभोज नाम था। और एक विद्वान है सीवी वेद, जिन्होंने इनकी तुलना की थी चार्ल्स मार्टल से। चार्ल्स मार्टल एक फ्रांसीसी सेनापति थे। कैलाशपुर में एक मंदिर बनाया था, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। अगला हम देखें जेतर सिंह। तो जेतर सिंह ने चित्तौड़ को छीनकर उसको अपनी राजधानी बनाया था और 1227 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है जयसिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मदमर्दन में। और हमीर मर्दन में हमीर किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। और जी एच ओझा ने कहा कि दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में से सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन हुए? जेतर सिंह हुए थे। बाद में हमने रतन सिंह के बारे में देखा। रतन सिंह 1302 में राजा बनते हैं, 1303 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1303 में इनके समय दिल्ली के सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसका कारण माना जाता है कि 1540 में एक व्यक्ति हुआ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ था पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण माना जाता है कि इनकी पत्नी थी पद्मिनी को बुलाया गया। उनको प्राप्त करने की इच्छा जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसके कारण इन्होंने आक्रमण किया था। बाकी साम्राज्य विस्तार ये नीतियाँ इनकी तहत भी इन्होंने आक्रमण किया था। महत्वाकांक्षाएँ थी अलाउद्दीन खिलजी की। और इस युद्ध में जो रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल मारे जाते हैं, 1600 महिलाओं के साथ रानी ने जोहर कर लिया था। इस आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है मीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसको बनाया था? खिजर खां को बनाकर चित्तौड़ का नाम किया था खिजराबाद। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह के बाद 1326 ईस्वी के आसपास 1326 में महाराणा ये जो राणा हमीर है, इन्होंने आक्रमण करके उसमें था मालदेव सोनग्रा,
मालदेव सोनग्रा के पुत्र बनवीर से इन्होंने इसको छीन करके इस पर उस समय अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था राणा हमीर ने। और राणा हमीर सिसोदा जागीरदार होने से इस वंश का नाम पड़ गया सिसोदिया। और हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचालन भी कहा जाता है। वीर राजा की उपाधि दी है राणा कुंभा ने। सिंगोली के युद्ध में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त भी किया था। अगला राजा थे महाराणा लाखा विवाद किया था हंसाबाई से। इनका एक पुत्र हुआ चुंडा। चुंडा को हम कहते हैं राजस्थान का भीष्म पितामह। उनके समय जावर माइन से चांदी और शीशा अधिक मात्रा में निकलने लगा था। उनके समय पिछू बिंजार ने पिछोला झील का निर्माण किया था। अगले राजा महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल हंसाबाई और लाखा के पुत्र थे। महाराणा लाखा के इनके संरक्षक थे चुंडा। और चुंडा हंसाबाई के संदेह करती थी चुंडा पर, इसलिए चुंडा यहाँ से मांडू चले गए थे। 1433 में मोक्कल की हत्या कर दी जाती है महपा कुंवर के द्वारा। चाचा मेरा ने महपा कुंवर के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। बाद में राजा बनते महाराणा कुंभा। 1437 में इन्होंने युद्ध डाला सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1453 में एक संधि होती है आवल बावल की संधि, जिसके तहत मारवाड़ के राजा जो थे जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बीच में एक संधि होती है आवल बावल की संधि। और राणा कुंभा के पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री इनके साथ विवाह करा दिया जाता है रायमल के साथ। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच संपाने की संधि हुई, जिसके तहत इन्होंने कुंभा पर आक्रमण किया 1457-58 में। और जिसमें ये असफल हुए थे कि महाराणा सांगा कुंभा ने इनको पराजित कर दिया था। और कवि राजा श्यामल दास कहते हैं द्वाड़े कहते हैं कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। इनके ग्रंथ संगीत राग, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। और कुंभा ने चंडी सत्य की व्याख्या लिखी है। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर की भी टीका लिखी। महाराणा कुंभा की उपाधियां थी राव राय, महाराज अधिराज, दान गुरु, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। और इनके अंतिम समय में इनको एक रोग हो गया था उन्माद रोग, और इनके पुत्र के द्वारा 1468 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके बाद इनका पुत्र राजा बनता है रायमल। और रायमल के 4 पुत्र थे राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और राणा सांगा। और इन 3 भाइयों के साथ संघर्ष होने के बाद 1509 में राजा बनते महाराणा सांगा को हम इतिहास में कहते हैं हिंदू पद। 1517 में इन्होंने युद्ध लड़ा था खातौली का युद्ध, जो कोटा में है खातौली, इब्राहिम लोधी के साथ। उसके बाद 1518 में इन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा था जो धौलपुर में बाड़ी, वहाँ युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी की सेना के साथ। इसके बाद इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर पराजित कर देता है। बाबर के पराजित करने के बाद बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाद में 1527 में फरवरी 1527 में इनके साथ बाबर और महाराणा सांगा की सेना के बीच में युद्ध होता है बयाना का युद्ध, जिसमें बाबर का सेनापति है ख्वाजा मेहंदी ख्वाजा। फिर उसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। और तोप खाने और तुलगुना पद्धति का प्रयोग करने के कारण बाबर इसमें विजयी हुआ था। 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है विस्तीर्ण के कारण, और सांगा की समाधि है मांडलगढ़ में। सांगा की मृत्यु के पास राजा बनता है राणा रतन सिंह। रतन सिंह की 28 में राजा बनता है। 1531 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 31 में मृत्यु होने के बाद राजा बनता है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के समय बाद में एक आक्रमण होता है बहादुर शाह जफर का, जिसमें चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, उसमें शाखा करती है रानी कर्णावती। बाद में बनवीर के द्वारा इसको मार दिया जाता है, विक्रमादित्य की हत्या कर जाती है। और जबकि उदय सिंह को बचा लिया जाता है। पन्ना राय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करती है। और 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और बाद में 1537 में मालदेव की सहायता से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। और मालदेव की सहायता से चित्तौड़ पर वापस अधिकार करके उदय सिंह चित्तौड़ में राजा बनते हैं। बाद में इन्होंने 1559 में उदयपुर नगर बसाया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था। और उदय सागर झील और मोती मगरी के ऊपर सुंदर महलों का निर्माण कराया था। और 1568 अक्टूबर 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसमें चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। चित्तौड़ का कार्यभार उदय सिंह ने जयमल और पत्ता को सौंपा था। और इस युद्ध में जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनको क्या दिया था, इनकी आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी। इनके बाद राजा बनते हैं 1572 में महाराणा प्रताप। 1572 में मृत्यु हो जाती है महाराणा उदय सिंह की।
महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र जगमाल को राजा बना के जाते हैं, लेकिन सरदारी जो मेवाड़ सरदार हैं उन्होंने जगमाल को राजा मानने से इनकार कर दिया और महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठा दिया था। महाराणा प्रताप 1572 में राजा बनते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 विक्रम संवत। और अगर हम ग्रेगोरियन देखें तो 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था कोमलगढ़ में। महाराणा प्रताप से समझौते करने के लिए अकबर ने 4 मंडल भेजे 1572 से इंद्र के बीच में। पहला जलाल खां, जहाँ मान सिंह दूसरा, तीसरा भगवंत दास के नेतृत्व में और चौथा टोडरमल के नेतृत्व। इनको याद नहीं टिकट जम्मा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास था टोडरमल। 1576 में अकबर स्वयं आता है, अजमेर आता है और मेवाड़ अभियान की जो नेतृत्व है, जो कमांड है, वो सौंपता है मान सिंह को। और फिर मेवाड़ के और मुगलों के बीच युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को खमनोर के पास युद्ध होता है, जिसमें इनके घुड़सवारी जो सेना थी इनका नेतृत्व करते हकीम का सूर। और युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने उनके कवच धारण किया, मुकुट धारण किया और युद्ध किया था। और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया था। इस युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी विद्वान जैसे अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध तथा कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ की थर्मापली। उसके बाद में अकबर नहीं रुका और अकबर ने 1576 से 1585 के बीच तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खान, रहीम खाने खाना इनको भेजा था। बीच में जगन्नाथ कच्छावा और भी आए थे। अंतिम अभियान जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में उन्होंने 1584 में किया था। उसके बाद 1585-93 अकबर ने मेवाड़ की ओर कोई अभियान नहीं भेजा था। इसी वजह घटना होती 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर नामक चौकी थी उस पर आक्रमण किया और वहाँ का जो एक सेना नायक था सुल्तान का, सेरिमा सुल्तान का, उसको महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भाले के एक बाग से मार डाला था, मौत के घाट उतार दिया था। कर्नल टोड ने दिवेर को युद्ध को कहा था मेवाड़ का मेरा धन, जबकि हल्दी घाटी युद्ध को था कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली। 1585 से लेकर 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगुड़ को छोड़कर शेष राज्य को पुनः अधिकार कर लिया था छापामार पद्धति के द्वारा। और उन्होंने 1585 में अपनी राजधानी बनाई थी चावड़ को। चावड़ महाराणा प्रताप की 12 वर्ष तक राजधानी रही थी। 1597 में मृत्यु तक उनकी राजधानी थी चावड़। और महाराणा प्रताप की मृत्यु होती 19 जनवरी 1597 को और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है चावड़ के पास बाड़ोली नामक गाँव में। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसा कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे भी अधिक जो उनकी कीर्तियुक्त पराजय, मतलब विजय से भी बड़ी थी उनके लिए, उनकी जो कीर्तियुक्त पराजय थी उसे पवित्र नहीं हुई हो, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। बाद में राजा राणा अमर सिंह 1597-1620 इनके समय फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है। अगले राजा थे 1652 महत्वपूर्ण महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह औरंगजेब, जब औरंगजेब राजा बना था तो औरंगजेब और इसके भाइयों के बीच जब उत्तराधिकार संघर्ष चला था, राज सिंह को बुलाया। राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया। इसी से प्रसन्न होकर जब औरंगजेब बादशाह बनता है, औरंगजेब ने इनको 6000 जात हैं सवार का मनसब दिया था। और औरंगजेब और उनके बीच में अनबन के कारण बना किस्म की राजकुमार थी चारुमती। चारुमती से विवाह करना चाहता औरंगजेब, जबकि चारुमती विवाह करना चाहती राज सिंह ने, और राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। उसके बाद औरंगजेब इनसे अप्रसन्न हो गया और औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। एक अजमेर के पास एक युद्ध हुआ था। और जब मुगलों और मारवाड़ के बीच में संघर्ष चल रहा था तब भी राज सिंह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह का साथ दिया था। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले इन्होंने अकाल रात कार्य के उद्देश्य, अकाल रात या अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के जल को रोककर एक झील का निर्माण कराया, राजसमंद झील का निर्माण कराया था। और इसी झील के किनारे पर, उत्तरी किनारे पर क्या बनाए थे, 9 चौकी पहल। उस स्थान पर इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति विश्व की शिलालेख पर लिखी हुई सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट, भाषा है इसकी संस्कृत और इसको लिखने वाले रणछोड़ भट्ट तेलंग। और इसमें बप्पा रावल गोयल वंश के प्रारंभ से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। और ये 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है, 25 संगमरमर के शिलालेख पर। इस प्रकार हमने इसमें मेवाड़ के राजवंश के बारे में देखा, गोयल राजवंश के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।